गुड मॉर्निंग दोस्तों, इग्नू बीए क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जानने जाएंगे कि उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताओं में क्या है, मतलब क्या विशेषताएं हैं इनमें। जो क्वेश्चन आएंगे आपके FSD 2 में, ये लगभग हर साल आते हैं। उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होता है। अब आप सोच के देखिए कि उच्चरित क्या होता है और लिखित क्या होता है। लिखित का मतलब होता है कि एविडेंस। देखने वाली बात यह है कि लिखित भाषा जो है वह अपने प्रकृति में स्थायी होती है, क्योंकि एक एविडेंस होता है, यानी उसमें जो लिख दिया वो स्थायी हो जाएगी, वो मजबूती से उसी जगह रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कभी पेड़ पौधा हो या कोई बड़ा सा पेड़ होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं ना अपना अपना नाम, तो वो स्थायी हो जाता है वहाँ पे। जबकि बोलने वाली जो बातें होती हैं वो उच्चरित भाषा की तरह स्थायी नहीं होती हैं। अब आपने बोला है यानी कि वो सुना गया है, और सुनी हुई बात स्थायी होती ही नहीं है। कोई बात किसने क्या सुना है वो खुद भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते जाता। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेखन संप्रेक्षण के जो क्षेत्र होते हैं ये बहुत ही बड़े होते हैं, व्यापक विस्तार दे देता है। संप्रेक्षण जो होता है ना, ये एक रेंज होता है, यानी दायरा, यानी लिखने का जो दायरा है वो ये बहुत ही बड़ा होता है। जबकि मौखिक संप्रेक्षण मात्र कान तक ही हो सकता है। कान मतलब जो आप सुन रहे हैं वहीं तक ही तो रहेगा ना, जो भी आपने सुना आप उसी चीज़ को बता सकते हैं। लिखित भाषा वह भाषा व्यवस्था है जिसमें सार्थकता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था पेड़ वाला। सार्थकता का मतलब होता है मजबूती से, जैसे हम कहते हैं ना ठोस एविडेंस, तो ये उसका काम करता है। मान लीजिए आपने किसी को लेटर लिख के दिया तो वो एक एविडेंस की तरह काम करेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करना वो एक एविडेंस की तरह काम करता है, क्योंकि वो लिखा हुआ है, उसको आप फिर कल को पलट नहीं सकते। जबकि मौखिक भाषा में आप कल को पलट सकते हैं। आपने आज कुछ बोला, कल को आप उसको मना भी कर सकते हो। जैसे आपने नेताओं को देखा होगा, अपने भाषणबाजी में वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बात बता देते हैं जो कि सुनने वालों को लगता है कि हाँ ये मुनाफे के सौदा है, बाद में वो पलट जाती है कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, जुमलाबाजी था। इस तरह से वो लोग अपनी बातें बताते हैं। अब अगला है कि जब लिखित संदेश देना संभव हुआ तो संदेश वाहक के मध्यस्थ समाप्त होने लगे। अब जाहिर सी बात है, जब लिखना चालू हो गया तो जो बीच में बात करने वाले थे वो अपने लाभ और अपने कोई भी अगर उनके मन में रहता था तो वो आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई चीज़ बोली और संदेश वाहक को लगा कि इसमें मैं अपनी बात अगर जोड़ दूं तो मुझे लाभ हो जाएगा। चलो इसको ऐसे समझो कि किसी राजा ने अनाउंसमेंट किया कि आज के बाद जो प्रजा है वो सिर्फ 5% ही अपना कर देगी, सपोज़ करो। अब संदेश वाहक जो वहाँ पहुँचा, अब संदेश वाहक जाके बोला 5 की जगह 8%, यानी उसने अपने मन से 3% बढ़ा लिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि उसको लगा कि मैं तो राजा को 5% ही दूंगा ना, बीच में 3% मैं खुद ही खा जाऊँगा। तो इस तरह से मौखिक में काफ़ी सारे विरोधाभास या कह सकते हैं कि चीज़ें हो जाती हैं जो कि लिखित में नहीं हो सकती। अब यही चीज़ अगर वो पर्चे छपवा के राजा संदेश वाहक के द्वारा सबके घर में पहुंचवा देता और सबको मान लेते थे पढ़ना आता, तो सबको क्या दिखता कि राजा ने 5% का कर किया हुआ है। तो उसको एक स्थायी सबूत हो जाता जो हमने शुरू में ही जाना, आप कहते हैं सार्थक। ठीक। अगला क्या है? मौखिक संप्रेषण पूर्णतः संदेश वाहक पर निर्भरता। अब जैसे मैंने बताया ना, संदेश वाहक, संदेश को बोलने वाले को संदेश वाहक कहा गया है यहाँ पे। फिर हम मौखिक रूप से एक दूसरे तक पहुँचते पहुँचते साहित्यिक संदेश और उसकी संरचना में बहुत बदलाव आ जाता था। ये तो जाहिर सी बात आ ही जाएगा ना, आप अपने मन रूप अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं। अभी जैसे ज़्यादातर धर्मों में यही होता है, इसकी बात उसको और उसके बाद इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म में काफ़ी चीज़ों को नकारात्मक तरीके से बताते दूसरे धर्म वाले, और दूसरे धर्मों का भी सेम ऐसा ही होता है। तो ये सिर्फ मौखिक का खेल है। लिखित में अगर किसी को एविडेंस मिलने लगे तो तब सबको सच्चाई पता चलने लगेगा। अगर आप इस बात से सहमत तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। लिखित भाषा में इकाइयाँ जैसे वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद आदि लिखित भाषा में विराम चिन्ह और एक निश्चित विन्यास द्वारा स्पष्टता के साथ उल्लेखित रहती है। अब आप हैरान होंगे ना कितना शुद्ध भाषा में ये लिखा हुआ है। देखिए, किताबी भाषा जो होती है वो शुद्ध ही रहती है, क्योंकि टीचर या फिर किसी भी अनएजुकेटेड लोगों को पता रहता है कि ये जो भी बता रहे हैं एकदम पैटर्न में बता रहे हैं। उस पैटर्न को समझने के लिए हमें शुद्ध भाषा को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलित भाषा आप लिख दोगे तो उसको कोई उतना खास मान्य नहीं होता। अगला है बोलचाल की भाषा में ये संभव नहीं होता। क्या संभव नहीं होता? कि आप उसमें विराम चिन्ह लगाएं। आप बोलचाल की भाषा में कैसे विराम लगाओगे? मान लो आप एक बात बोलना चाहते हो कि मैं पानी, फिर विराम चिन्ह कहाँ बताओगे आप? मैं पानी पीना चाहता हूँ। लिखित में आप बोल सकते हो मैं पानी, फिर एक हाइफन या कुछ भी आप लगा सकते हो, पीना चाहते हो, कुछ देर के बाद पीना चाहते हो। देखिए, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझ जाएंगे। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।